नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडिफायर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है वो एक महिंद्रा B6 जो इलेक्ट्रिक कार है उसके ऊपर है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और इसको लिए मेरे फ्रेंड मिस्टर सुनील हांडा, जो कि बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, और मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और एक ये जो वीडियो बनने जा रहा है ये एक रियल ऑनर एक्सपीरियंस रिव्यू है कि 1 महीना हुआ है इस गाड़ी को लिए हुए, और ये लेटेस्ट वर्जन है, टैग फ्री मॉडल है। और उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो फील करते हैं, रिग्रेट फील है कि बढ़िया फील किया तो करते हैं, वही चीज को देखते हैं। वेलकम टू गिज़मो मॉडिफायर। हेलो फ्रेंड्स। हाय, ये गाड़ी आपने कब ली है, पहले आप ये बताइए। इसको आज 29 से 30 दिन हो गए हैं। मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो इस गाड़ी को ली क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन। कईयों के हर किसी का आता है ये क्यों, दूसरी क्यों नहीं। हाँ, तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट है फन टू ड्राइव। ये गाड़ी एक पूरा मजा आता है ना ड्राइव करने का, कि आपको जो फील स्पोर्ट्स कार में चाहिए, जिन्होंने स्पोर्ट्स कार चला रखी है उनको पता होता है कि टोटल पे कैसे भागती है गाड़ी, वो मजा इसमें मिलता है। और इसी मजे को लेने के लिए ये गाड़ी मैंने ली है, महिंद्रा B6। एंड आई वुड लाइक से थैंक्स टू महिंद्रा कि उसने इतने कम बजट में इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स कार मार्केट में निकाली है। और हमारे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के लिए जो हाई एंड 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे 28 से 30 लाख में उस स्पोर्ट्स कार का मजा ले सकते हैं। सब गाड़ियां मेरे को ऐसी लगती थी कि एक ही रोड पे चल रही है, एक जैसी गाड़ियां चल रही है नॉर्मल, वैसी एक गाड़ी है। बट जब ये गाड़ी देखी तो मैंने कहा ये अलग है, इस पे जाना चाहिए। फिर लुक अच्छी लगी और मेरे को फैमिली को भी दिखाना। बट जब मैंने ये गाड़ी ली और मैं इसको मोहाली से लेके आया हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, मेरा आधार कार्ड भी पंजाब का है, तो मेरे को वहीं से लेनी पड़ी। उसके कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे मुझे, जो बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैं पंजाब से मोहाली से लेके आया फरीदाबाद, और धुंध के टाइम में मैं इस गाड़ी को लेके आया। धुंध में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई चलाने में, आराम से लेके आए हम इसे गाड़ी। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ ADAS लेवल 2++। बिल्कुल, ये सही है, सही होता है। ADAS और आप लाइन असिस्ट लगा लेते हो तो आप पहले सिक्योर हो गए, अपने आप को सिक्योर करके चले गए। आपको बता रहा है आपके लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, आपके फ्रंट में जो गाड़ी चल रही है वो कितने डिस्टेंस में है, और आपको सब तरह के अलर्ट दे रहा है। जो कि मैं ये चाहता हूँ, ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि इस गाड़ी में आने वाले, आपने सुना होगा न्यूज में, अब चाइना में भी हर एक गाड़ी में ये जरूरी कर दिया है ADAS लाना। तो मतलब कि आप इसको सेफ फील करते हैं जब आप ADAS एनेबल करते हैं। आप हाईवे पे जब टच करते हो तो आपको लगता है नहीं भाई, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये मेरा दिमाग भी चल रहा है, गाड़ी अपना दिमाग भी लगा रही है कि हम अगर मैं इधर टर्न लेना है तो मैंने मिरर से देखा नहीं कुछ आ रहा है। बट ये भी चेक करते हैं कि आपकी बैक साइड में कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस हैं जहां से आप नहीं देख पा रहे हैं मिरर से, तो रिकॉग्नाइज अपने सेंसर से देख के वो बता देगी आपको होल्ड वेट टू फ्यू सेकंड्स, समथिंग इज बिहाइंड यू। ये तो है ADAS के फीचर्स। ठीक है, और एक चीज बताइए कि मैंने सुना है कि इस गाड़ी के सस्पेंशंस जो हैं वो एक अडेप्टिव सस्पेंशंस हैं। तो जब आप इस गाड़ी को पॉट हाउस में लेके जाते हो, ठीक है, तो पॉट हाउस में ले जाने के बाद आपकी गाड़ी क्या एक्सपीरियंस फील करती है सस्पेंशन, क्योंकि हमारी जो इंडियन रोड जो है वो उस हिसाब से बनी हुई है कि गड्ढे जो अगर पॉट हाउस है तो वो बहुत ज्यादा ही है। देखो यहाँ पे भी एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा सस्पेंशन को लेके। कोई बंदा जो एक गाड़ी में बैठता है वो कहता है कि गाड़ी इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि छोटे मोटे गड्ढे बताना चल रहा है। अब इसको मैं इसी के वेरिएंट या इसके कम वाले वेरिएंट में कंपैरिजन करूंगा तो ये बेस्ट है, आपको बहुत अच्छा फील देगी अंदर। बट इससे अबाव में जाता हूँ तो उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब आप ये बताइए कि जब आप इसको चलाते हो, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोल दिया फन टू ड्राइव है ना, तो परफॉर्मेंस वाइज जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी जब चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते वक्त हमारे को एक अलग से फील होता है कि, और मन में एक डर भी होता है कि इलेक्ट्रिक है, कब चार्ज हुई, कितनी देर में उसका चार्जिंग चली गई, बीच रास्ते एक एंजाइटी सी फील होती है या एक फियर सा होता है कि अब अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। नहीं, ये देखो, ये चीज अगर मैं हिस्ट्री में भी देखूं तो जब CNG आया था मार्केट में तब लोगों के दिल में यही डर था कि CNG पंप कहाँ मिलेंगे। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, CNG 200 किलोमीटर चलेगी तो आगे हमें CNG पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप हर रोज रेगुलर चेक करोगे ना, आप ऑनलाइन आप देखोगे कि नए नए पॉइंट्स खुल रहे हैं, हर जगह पे आ रहे हैं। और इसको चार्ज करने का जो टाइम लगता है वो हाईवे पे जो आपको DC चार्जेस मिलेंगे वो 35 to 40 मिनट्स 50 मिनट्स में आपको जितना चाहिए उतना चार्ज कर देगा। तो जब आपको लगे कि अब मैं मैक्सिमम इसी स्पीड पे अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे को 100 किलोमीटर दिखा रही है और अंदर, तो आपको उसी टाइम पे अपना EV चार्जिंग पॉइंट देखना शुरू कर दिया। और बेस्ट थिंग इसमें ये भी है
इसमें आप लगा सकते हो कि आपको इतने किलोमीटर के बाद ये आपको दिखाना शुरू कर दे कि हाँ भी अब आपको जरूरत है, अब आप गाड़ी को चार्ज करें, जहां आप कोई चार्जिंग स्टेशन है वहां से चार्ज करें। और इतने लंबे रूट पे हम जाते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं जो वन गो में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलाते हैं। डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं रुकते हैं। और तो मतलब कि अगर आप जैसे मैं अगर निकल रहा हूँ घर से तो मैं प्लान करके नहीं निकल सकता, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि मैं प्लान करके निकलूं कि बिना प्लान करके निकलूं? प्लानिंग तो हर काम में जरूरी है, विदाउट प्लानिंग पे आपका कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल गाड़ी में जाओगे तभी भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरे को रास्ते में पेट्रोल डलवाना है। सीएनजी में जाओगे सबसे ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, मेरे को सीएनजी पंप है। नो डाउट अभी सीएनजी पंप बहुत खुल गए हैं, जो कि इस इलेक्ट्रिक जो व्हीकल चार्जिंग है वो भी आने वाले टाइम में खुल ही रहे हैं, हर रोज खुल रहे हैं। तो प्लानिंग तो आपको पेट्रोल, डीजल, ईवी, सीएनजी सब में करनी ही चाहिए। हाँ, अगर जैसे हम छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने 400 किलोमीटर का जाना है, तो आप क्या ये प्लानिंग नहीं करोगे कि मेरे टायरों में हवा है, मेरे पास क्या हवा भरने वाला छोटा पंप है या नहीं? तो ये प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। तो अब आप ये बताइए कि जब आप 0 to 100 चार्ज करते हैं और सिटी में आपको कितना ये रेंज प्रोवाइड कराती है, हाईवे पे कितना रेंज प्रोवाइड कराती है, और बम्पर टू बम्पर अगर मैं चल रहा हूँ तो कितना में कोई रेंज प्रोवाइड कराती है, ये बताइए आप। देखो, ये चीजें डिपेंड करती हैं आप किस तरह गाड़ी को चलाते हो। एक गाड़ी को आप 5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, पेट्रोल का एग्जांपल देता हूँ, वो दे देगी। अगर उसको सही ढंग से चलाओगे तो 12 किलोमीटर का भी देगी। अगर आप इस गाड़ी को लोकल, मैं कहूंगा लोकल नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं, जैसे एक एवरेज बंदा चलाता है, लोकल कितना चलती है? सिटी मतलब सिटी में आप 30-40 पे चलती है गाड़ी, और बीच में थोड़ा वो तो चलता रहता है। तो उसमें आपको आराम से मैं कहता हूँ 79 किलोवाट का है, आराम से 500 देगी आंखें बंद करके। और हाईवे पे आप चलाते हो तो हाईवे पे भी डिपेंड करता है कि आप टोटल कितना दबा रहे हो, रेस कितनी दबा रहे हो। अगर आप उसको चला ही 150 की स्पीड पे रहे हो तो कम देगी। अगर वही 80, 90, 100 के अराउंड चलाओगे 500 प्लस देगी आपको। तो मतलब कि जितना आप एक्सेलरेट ज्यादा करोगे उतनी बैटरी कंजप्शन ज्यादा है। बिल्कुल, बैटरी का नहीं, पेट्रोल का, सीएनजी का, डीजल का, आप गाड़ियां चलाओगे, टोटल दबाओगे, तेज चलाओगे तो एवरेज डिप मारेगी और बहुत जबरदस्त मारती है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपको लिए हुए 1 महीना हो गया है और ये गाड़ी पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बिल्कुल। तो आपको अभी तक सॉफ्टवेयर इश्यूज क्या क्या आए, और एक मन में फियर बनता है जब आप ड्राइव करते हो कि यार कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, या आपने महिंद्रा में सर्विस सेंटर में इसको कितनी बार विजिट करा, या कोई चैलेंजेस आए वो बताइए आप। टचवुड अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया। हाँ, एक छोटा सा चैलेंज आया था कि ड्राइव कर रहा था, मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और लेफ्ट इंडिकेटर का एक्चुअली क्लस्टर में कैमरा आ जाता है, वो कैमरा नहीं आया था। बट उसका भी क्या, मैंने ऑफ किया, उसे ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन किया तो डिस्प्ले हो गया। तो एज सच अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया, टचवुड कोई इशू नहीं आया, सही चल रही है। इसके शुरू में गाड़ी आई थी, इसमें ग्लिच थे बहुत सारे। मैंने भी प्लान किया था कि जैसे आई थी वैसे बुक करूंगा, बट उन चीजों को देख के मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से थोड़ा पीछे हटा, नहीं यार पेट्रोल डीजल पे चलते हैं। बट उसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों से मिला और जब पता चला नहीं जी, जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसके पास ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रादर देन किसी को भी पूछ लो तो वो नहीं बता पाएगा। अगर जिसने गाड़ी चलाई है उनसे पूछा, कहते नहीं अब सही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गाड़ी की आप मेंटेनेंस के लिए क्या बोलोगे? मेंटेनेंस कंपनी क्या क्लेम कर रही है? और अभी आपने 1 मंथ हुए हैं, आपने अभी सर्विस के लिए शायद नहीं लेके गए होंगे, सर्विस पे अभी नहीं लेके गए होंगे। तो कंपनी ने क्या क्लेम किया है कि मेंटेनेंस की कॉस्टिंग कितनी आएगी इसके ऊपर? देखो, इसमें वो तो है नहीं कि आपने इंजन ऑयल चेंज करवाना है या कुछ ऐसा करवाना। तो नॉर्मली क्या देखेंगे, पहला साल तो हनीमून पीरियड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंजन तो है नहीं इसके अंदर। मेंटेनेंस में इसमें क्या है कि इसमें आपका एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं। फर्स्ट में आप जाओगे तो इसका एयर फिल्टर आपका क्लीन करके दे देंगे। उसका भी रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे डस्ट इतनी है। अगर आपको एसी कूलिंग बढ़िया चाहिए, साथ में आपको एयर फिल्टर भी कर रहा है कि लेवल को कम करके दे रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि बाहर अब हम किस एयर में सांस ले रहे हैं और अंदर बैठते ही आपको क्या एक्यूआई लेवल मिल रहा है। वो चीजों को तो करना ही करना है। तो इसके अलावा फर्स्ट में तो और कुछ नहीं करवाएंगे, खाली अपना टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं उन्हें मिल रहा, या इस पे कोई और काम करने की जरूरत नहीं। जो कि बेस्ट थिंग है कि आपको नहीं पता चलता कई बार चीजों का, उनको पता है जैसे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ है। बाकी जैसे यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि फन टू ड्राइव जो आपने बात करी, जब आप फन टू ड्राइव चला रहे हो, आपने अभी तक कितना किलोमीटर चला ली इसको? मैंने अराउंड चलाया, ज्यादा नहीं है, 700 to 800 चल रही है। 700 to 800। और जैसा कि आप पंजाब से लेकर भी आ रहे थे, मोहाली से लेकर आ रहे थे, जब हाईवे पे गाड़ी चलती है और रोड पे जो प्रेजेंस जो बनती है गाड़ी की, क्योंकि एक ये कूपे ऐसी हुई है ना,
तो कूपे एसयूवी एक नॉर्मल गाड़ी से, हमारी आम गाड़ी से बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल। तो रोड की प्रेजेंस भी बनी रहती है, अट्रैक्शन ऑफ द कार है ये, हम्म। है ना। जब आप गाड़ी को हाईवे पे जब आप रन करते हो तो एक फन टू ड्राइव को आप कैसे एक्सपीरियंस शेयर करोगे, मतलब कि हाउ इट सेज फन टू ड्राइव इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल कार्स। फन टू ड्राइव में आपको इसके अंदर देखो, एक तो ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, आप सीट पे बैठते हो आपको लगता है यार हाँ स्पोर्टी कार। किसी जग में बैठ गए। अच्छा, महिंद्रा इसी चीज के लिए इसको कॉकपिट बोलता है। कॉकपिट बोलता है। आप लगता है कि हाँ भाई मेरे पास एक जो मेरे को चाहिए वो मशीन मिल गई है। मशीन मिल गई है। हाँ ठीक है। उसके बाद सीट भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कंफर्टेबल है, बट जो स्पोर्ट्स कार में होती है वो चीज मिलती है। आप देखोगे कि स्पोर्ट्स कार में सीट्स का उतना कंफर्ट नहीं होता, बट स्टिल बहुत बढ़िया है। आप बैठोगे, मैं अराउंड 300 किलोमीटर चला गया वन गो में, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा मेरी बैक में कोई दिक्कत है या लेग्स पेन हो रही है। लगा ही खड़ा होकर घर गया और वाइफ कहती कोई दिक्कत तो नहीं आई। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को इतना पता भी नहीं चला कि मैंने 300 किलोमीटर चलाई है वन शॉट में बिना रुके। तो एक तो कंफर्ट वो आ गया, ड्राइव कंफर्ट है, मजा आता है चलाने में, लगता है यार बढ़िया चीज पड़ गई हाथ में। और फन टू ड्राइव में क्या है कि आपके पास इसके अंदर बेस्ट है अलेक्सा, जिसको अलेक्सा को आप अपने फन भी कर सकते हो उसके साथ, और इसके फीचर्स को भी यूज कर सकते हो, लाइटें बंद जलाना, ग्रूमी फीचर्स। वो तो स्टैंडिंग में होता है। फीचर्स का तो भरमार है इसमें, भरमार। ये कह लो कि आपको जो दिमाग में है वो चीज है इसमें। जो आप कहते हो ना कि आपको मोबाइल में है हर चीज, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं कहता हूँ मेरे हाथ में मोबाइल तो है बट एक गाड़ी है, वो गाड़ी मोबाइल के फीचर्स भी हैं और इसके अपने फीचर्स भी हैं। ग्रेट ग्रेट। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मैं ओवरऑल जानना चाहता हूँ फाइनल वर्डिक्ट जिसे बोलते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अगर एक स्पोर्टी कार की ख्वाहिश रखता है या उसको लेने की इच्छा रखता है, लेकिन वो ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट वो ले नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार अगर मैं देखने जाऊंगा तो स्पोर्ट्स कार मार्केट में जो कि सियास में आती हैं, राइट, और ये आती है हमारी अंडर देन 30 लाख, राइट। तो एक मिडिल क्लास आदमी जब इस कार को लेगा और लेने के बाद क्या वो रिग्रेट फील तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मेरा भी शौक है गाड़ियों का। मैं आफ्टर 2 और 3 इयर्स में चेंज करता रहता हूँ गाड़ियाँ, हाई एंड गाड़ियाँ सारी चला रखी है मैंने। और मिडिल क्लास होने के कारण हम प्रेफर ही नहीं कर पाते, हम अपना बजट इतना 1 CR के अंदर नहीं ले जा पाते, तो हम नॉर्मली शौक भी पूरे करने तो हम क्या करते हैं कि उसकी बजाय हम उसका सेकेंड हैंड मॉडल ले लेते हैं, यूज कार ले लेते हैं। बट यूज कार में वही है कि इतने साल पुरानी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर उसी कॉस्ट में अगर आपको नई गाड़ी और वही सारे उससे मैं कहता हूँ अबाउट फीचर्स दे रहे हैं, तो हमें नई गाड़ी ही लेनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता मेरे को भी रिग्रेट है इस गाड़ी को लेके, इवन मेरी फैमिली को भी नहीं लगता। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कि सुनील जी ने ये गाड़ी लेने के बाद कोई रिग्रेट फील नहीं कर रहे, और एक मिडिल क्लास आदमी अगर स्पोर्ट्स कार लेने के लिए इच्छा रखता है क्योंकि सारे फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हो और इंडियन कार हो, ना कि इम्पोर्टेड कार हो जिसके ऊपर कोई इम्पोर्ट टैक्सेस नहीं लग रहे, और वो लेने की अगर इच्छा करता है, तो दिस इज वन ऑफ द महिंद्रा B6 पैक 3 एसयूवी, कूपे एसयूवी, जो कि एक मार्केट में या रोड पे जो अपना एक अलग से अट्रैक्शन बनाती है। तो वी वुड रिकमेंड यू कैन गो फॉर इट, राइट, एंड इट इज अ राइट चॉइस। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।